हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका केसरी आप सभी का PYK क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र जिसका वर्णन जो है संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक में किया गया है। इससे संबंधित जो है बात करें तो एक वीडियो जो है पहले ही हमारे चैनल पे अपलोड है। ये हमारा जो है दूसरा वीडियो है, मतलब कि संघ और राज्य क्षेत्रों का पार्ट 2 जो है ये है। तो देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इन चारों में क्या क्या बातें कही गई थी उसके विषय में बताया था। मैंने साथ ही ये बताया कि वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करें इनके गठन का कि इनके गठन जो है वह कैसे हुआ, तो बताया था आप लोगों को कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो है भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो राजनीतिक रूप से 2 क्षेत्रों में बटा हुआ था। एक तो देशी रियासतें और दूसरा ब्रिटिश प्रांत। फिर बाद में जब देश आज़ाद हुआ इन्हें क ख ग घ इन 4 भागों में बांट करके रख दिया गया। अब क्या है कि देश आज़ाद हो चुका है, संविधान सभा जो है वह बैठी है कार्य करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए। साथ ही ये हो रहा है कि आखिर राज्यों का जो है गठन किस तरह से किया जाएगा। तो क्षेत्रों में क्या है कि यह मांग उठ रहा था, जनता जो है यह डिमांड कर रही थी कि हमें जो है भाषा के आधार पर जो है राज्य चाहिए। तेलुगु वाले डिमांड कर रहे थे कि हम तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य चाहिए। तमिल वाले डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है तमिल के लिए एक अलग राज्य चाहिए। इस तरह से जो है बहुत सारी भाषाएं जो है तरह तरह की डिमांड कर रही थी। उस समय जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा ने क्या किया कि एक समिति का गठन किया और कहा कि इस समिति को जिम्मेदारी दिया कि क्या भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। क्या बात है संविधान सभा की कि संविधान सभा ने जो है एक समिति का गठन किया। बात है 1947 में संविधान सभा ठीक, संविधान सभा ने एक समिति का गठन किया। एक समिति का गठन किया। एक समिति का गठन, ठीक, एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष की बात करें कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस समिति के अध्यक्ष थे S.K. धर। S.K. धर कौन थे इस समिति के अध्यक्ष? इस समिति के अध्यक्ष थे S.K. धर। दरअसल ये जो है एक जज हैं, ठीक। तो S.K. धर जो है इस समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए जो है इस समिति का नाम जो पड़ा वह पड़ा S.K. धर आयोग। क्या पड़ा? S.K. धर आयोग। S.K. धर आयोग। समिति के अध्यक्ष कौन थे? बात करें अध्यक्ष की, अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष का नाम जो है वो पूछा जाता है। तो इस समिति के अध्यक्ष थे S.K. धर। S.K. धर कौन थे अध्यक्ष? S.K. धर इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति को कहा गया कि आप अध्ययन करिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। क्या? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए, राज्यों का गठन, ठीक। तो इसीलिए जो है इस S.K. धर समिति जो है, जो आयोग है, इस आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे S.K. धर, ठीक। अब यह जो समिति है जो कि 1947 में गठित की गई है, 1 साल बाद अपनी रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत करती है। कब? 1948 में। डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा,
डेट कभी नहीं पूछा गया कि इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, लेकिन बात उठी है, जानकारी के लिए मैंने बता दिया है कि 1948 में जो है इस समिति ने जो है अपना रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत किया। जब यह समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो अपने रिपोर्ट में क्या लिखा? इसने लिखा कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। क्या? जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही है, इसको जो है नकार दिया, इसको कह दिया कि नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ कि आखिर फिर किस तरह से जो है राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो क्या कहा इस आयोग ने? इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करते हुए प्रशासनिक, वित्तीय विकास और भौगोलिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। क्या कहा कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर। क्या कहा कि जो एसके धर आयोग समिति गठित की गई थी, उसने कहा कि राज्यों का गठन जो है वह भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। किया कैसे जाना चाहिए? प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। अब क्या है कि इस आयोग ने तो अपना रिपोर्ट जो है इस तरह से प्रस्तुत कर दिया, लेकिन क्या है कि जो जनता थी वह डिमांड करे जा रही थी कि हमें भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। अब क्या है कि कांग्रेस कार्य समिति ने जो है एक और समिति का गठन किया कि ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है एसके धर आयोग ने, यह क्या सही रिपोर्ट है? ऐसा तो नहीं है कि कोई चूक हो गया हो। तो मतलब ये है कि इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक और समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति? जेवीपी समिति। क्या? मैं लिख रही हूं, बात है इसके धर आयोग। ठीक, इसके धर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए, क्या? समीक्षा के लिए, समीक्षा के लिए, ठीक, समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का गठन। ठीक, क्या? जेवीपी समिति का जो है वह गठन किया गया इसके धर आयोग की समीक्षा के लिए। इसने गठित किसने किया? तो इसको गठित किया कांग्रेस कार्य समिति ने। किसने गठित किया? कांग्रेस कार्य समिति ने। ठीक, तो आपको बताया कि ये जो जेवीपी समिति है यह 3 व्यक्तियों का नाम है। किसका किसका? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो ध्यान रखिएगा, जेवीपी जो समिति है इसका फुल फॉर्म जो है परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और आपके भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो जेवीपी जो समिति है ये 3 व्यक्ति का नाम है, जो फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया।
पट्टाभी सीता रमैया। ठीक, अब क्या है कि ये जो जेवीपी समिति है, इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत की और इसने क्या कहा कि ये जो एसके धर आयोग ने बात कही कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना नहीं किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही कहा। क्या इसने भी जो है, इस समिति ने भी जो है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन, राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक, जो जेवीपी समिति गठित किया गया था, इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसने भी जो है अस्वीकार किया। लेकिन अब बात आती है 1953 की, कब की? 1953 की बात आ गई। ये सब होते होते 1953, ठीक, और अभी राज्यों का जो है गठन नहीं किया गया। 1953 नहीं, 1952, एक मिनट, 1952। अब क्या है कि एक व्यक्ति थे पोट्टू श्री रामुलु, ठीक, तो ये जो है अनशन पे बैठ गए। अब ये कौन है? ये जो है तेलुगु भाषी, जो लोग तेलुगु भाषा बोलते थे, उन लोगों के नेता थे। और ये जो है 56 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे। और 56 दिनों तक जब अनशन पर बैठे रहे कि हमें जो है भाषा के आधार पर जो है राज्य चाहिए, तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य जो है हमें चाहिए। लेकिन सरकार जो थी, जो ये सब समितियां थी, इन्होंने क्या किया था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया था। कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। तब क्या है कि ये जब 56 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे, इनकी क्या है मृत्यु हो गई। क्या? 1952 की बात है। पोट्टू श्री रामुलु, पोट्टू श्री रामुलु, ठीक। ये कौन है? ये है तेलुगु भाषी नेता, ठीक, तेलुगु भाषी नेता है। पोट्टू श्री रामुलु का क्या है कि 56 दिनों के बाद, 56 दिनों के अनशन के बाद, अनशन के बाद निधन हो गया, ठीक, निधन। 56 दिनों के अनशन के बाद जो है पोट्टू श्री रामुलु का निधन हो गया। और जब निधन हो गया तब ये जो तेलुगु भाषी लोग थे, जिनका पोट्टू श्री रामुलु नेतृत्व कर रहे थे, ये जो जनता थी, ये हिंसात्मक विद्रोह पर उतर आई, मतलब हिंसा करने के लिए उतर आई। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बसों को जला देना, जितनी भी सरकारी संपत्ति थी जला दी जा रही थी। तो अब क्या है कि इस समय जो है सरकार का गठन हो चुका है और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने इस हिंसा को शांत करने के लिए मजबूर होकर के जल्दी जल्दी में क्या है कि एक राज्य का गठन कर दिया। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो है वो आंध्र प्रदेश, ठीक। तो आप देखिए क्या है, निधन हो गया, ठीक। अब हिंसा जब विद्रोह हो गई तो क्या है कि 1 अक्टूबर 1953, क्या 1 अक्टूबर 1953 को प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर 1953 को प्रधानमंत्री ने हिंसात्मक विद्रोह को
शांत करने के लिए भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन किया। ठीक, अब बात करें उसका नाम, तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला पहला राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। अब क्या है कि एक राज्य जो है वह भाषा के आधार पर गठित होने लगा, मतलब कुछ लोगों की इच्छाएं जो है वह पूरी हो गई। अब जब कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई तो क्या है कि जगह जगह पर जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जो है और तेज हो गई। अब क्या है कि लोग जो है वो कहने लगे कि हमें भी जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो है वह चाहिए, हमें भी जो है एक नया राज्य जो है हमें हमारी भाषा के आधार पर जो है वह चाहिए। अब जाहिर सी बात है, किसी एक व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाए, या मान लीजिए घर में जो है 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में एक बच्चे की डिमांड जो है वह पूरी हो जाए, तो 3 बच्चे जो है अपने आप जो है उत्साहित हो जाते हैं कि जब मेरे एक भाई बहन की डिमांड पूरी हो गई है तो मेरी भी डिमांड जो है वह पूरी हो जाएगी, क्योंकि मेरी भी डिमांड सेम ही है। अब सरकार भी मजबूर थी। तब क्या है कि अब जो सरकार नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, अब जो है सरकार जो है, भारत सरकार जो है वह भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करती है और उसके लिए जो है एक समिति का गठित करती है कि आखिर किस तरह से जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन जो है वह किया जाना चाहिए। अब बात करें कि उस समिति का क्या नाम है। ठीक, तो बात करेंगी कि अब जो है 1953 की बात है, 1 अक्टूबर 1953 जो कि आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका है। अब भारत सरकार जान चुकी है कि हमें जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन जो है वह करना होगा। अब इसके लिए क्या है कि एक समिति की स्थापना करती है। उस समिति के अध्यक्ष हैं फजल अली। कौन? बात है 1953 की। ठीक है, 1953। ठीक, 1953 में क्या है कि फजल अली, ठीक, फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली की अध्यक्षता में एक समिति का जो है वह गठन किया जाता है। बात करें इस समिति की, तो इस समिति में जो है टोटल 3 मेंबर थे। एक अध्यक्ष जो कि फजल अली थे, इसके अलावा जो है 2 सदस्य थे। कौन कौन से? KM पटिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। कौन कौन से? फजल अली के अलावा जो है जो 2 सदस्य थे, सदस्य की बात करें, किसकी? सदस्य। ठीक, बात हो रही है सदस्य की, तो 2 सदस्य थे KM पटिक्कर, और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक, अब भाषा के आधार पर जो है राज्यों को गठित करने के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का जो नाम था वो था फजल अली समिति। ठीक है, और फजल अली जो है इस समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा इस समिति के 2 और सदस्य थे, KM पटिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो ये जो है समिति जो है यह गठित की गई। इस समिति ने जो है 1955 में अपनी रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत की। कब रिपोर्ट प्रस्तुत की? 1955 में। 1955 में रिपोर्ट। ठीक,
1955 में जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की कि फला फला राज्य जो है गठित किया जाना चाहिए। तो अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है एक अधिनियम जो है वह संविधान में जो है लाया गया। और इस अधिनियम को लाने के लिए जो है हमारे संविधान में 7वां संशोधन किया गया। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। ठीक, क्या है कि 7वां संविधान संशोधन किया गया। इस 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है वह पारित किया गया। ठीक, ये किसके द्वारा पारित किया गया? ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में जो है 7वां संविधान संशोधन करके। और इस पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना किया गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि किस अधिनियम के माध्यम से जो है हमारे भारत में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। तो ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से। और कभी कभी क्या पूछता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वह कब लाया गया? तो ध्यान रखिएगा 1956 में लाया गया। और इस अधिनियम के माध्यम से क्या व्यवस्था किया गया? तो व्यवस्था किया गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक, तो इस फजल अली की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई, उसने एक रिपोर्ट तैयार किया और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है हमारे संविधान में 7वां संशोधन किया गया। और 7वां संशोधन किस लिए किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के लिए किया गया। और इस अधिनियम के माध्यम से जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की जो है स्थापना की गई। तो अभी आप देख रहे हैं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की। और मैंने बताया कि वर्तमान समय में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? बात करें वर्तमान समय की, वर्तमान में, ठीक, वर्तमान में, ठीक, बात वर्तमान में करें तो कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वर्तमान में हैं। तो देखिए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जब गठित किया गया, उसके बाद भी जो है राज्यों की मांग जो है वह कंप्लीट नहीं हुई। मतलब आज भी, अभी भी आप देखेंगे कि नए राज्यों के निर्माण की मांग जो है वह जारी है। अभी हाल की बात करें, हाल फिलहाल में, तो सबसे लेटेस्ट में जो नया राज्य बना है, पूर्ण राज्य बना है 2014 में, जो है तेलंगाना राज्य बना है। ठीक, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के बाद भी जो है राज्यों का मांग जारी रहा। और कैसे कैसे जो है और राज्यों का गठन हुआ और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, उसके विषय में भी देखिए। तो अब क्या है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसके अलावा क्या है कि एक क्षेत्र था जिस पर आज भी दो क्षेत्र हैं। पूरा देश आज़ाद हो चुका है और 2 क्षेत्र ऐसे भी हैं जिस पर आज भी जो है विदेशी उपनिवेश जो है स्थापित है। उसमें से एक जो वर्तमान समय का पांडिचेरी जो आप लोग देखते हैं वो है। तो बात करेंगे जो वर्तमान समय में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसके विषय में। किसकी बात करेंगे? एक मिनट, बात करेंगे वर्तमान समय में जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वो। तो मैं लिख दे रही हूं पांडिचेरी। ठीक, बात करने जा रहे हैं पांडिचेरी की। ये जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इस प्रदेश की बात करें तो इस पर जो है फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। मतलब फ्रांसीसी
देश आज़ाद हुआ, जो ब्रिटेन के लोग थे वो तो हमारा देश छोड़ करके चले गए, लेकिन आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि ब्रिटेन के अलावा भी बहुत सारे अंग्रेज जो थे वो आए थे, जैसे कि पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी आए थे। तो क्या है कि जब ब्रिटेन वाले चले गए, लेकिन आज मतलब ब्रिटेन के जाने के बाद भी जो है पुर्तगाली और फ्रांसीसी दो देश के लोग ऐसे थे जो आज भी भारत मतलब इस समय भी जो है भारत में रह रहे थे। तो पांडिचेरी जो आज आप केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, क्या है कि इसके अंतर्गत जो है माहे, यमन, कारिकल और पांडिचेरी। ठीक, माहे, यमन, कारिकल और पांडिचेरी ये क्षेत्र ऐसे थे जो ब्रिटेन के उपनिवेश में थे। ठीक, फिर 1954 की बात आती है, ये ये ब्रिटेन के नहीं, ये फ्रांसीसी उपनिवेश थे, फ्रांसीसी उपनिवेश। क्या थे? ये थे फ्रांसीसी उपनिवेश। एक मिनट। तो अंग्रेजों के जाने के बाद जो है फ्रांसीसी जो है अभी भी भारत के क्षेत्र पे जो है वो कब्जा जमा के बैठे हैं, भारत को जो है गुलाम बना करके बैठे हैं, अपना उपनिवेश जो है वह स्थापित करके बैठे हैं। तो बात है 1954 में क्या है कि भारत और फ्रांसीसियों के बीच जो है वार्तालाप शुरू होता है और एक समझौता होता है, और उस समझौते के माध्यम से जो है ये जो फ्रांसीसी हैं वो इन 4 क्षेत्रों को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक, जब इन 4 क्षेत्रों को छोड़ करके चले जाते हैं तो हमारे संविधान में जो है 14वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 14वां संविधान संशोधन। और यह कब होता है? 1962 में होता है। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इन चारों क्षेत्रों को मिला करके एक जो है केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? पांडिचेरी की स्थापना की जाती है। तो समझ में तो आ गया, बस थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। तो क्या है, ये फ्रांसीसी उपनिवेश थे। 1954 में क्या है, 1954 में समझौते समझौते के द्वारा, ठीक, भारत और फ्रांसीसियों के बीच जो है वह समझौता होता है, और इस समझौते के द्वारा जो है ये 4 क्षेत्र जो है वह फ्रांसीसियों को सौंप के चले जाते हैं। और जब फ्रांसीसियों को ये क्षेत्र सौंप के चले जाते हैं तब क्या है कि हमारे संविधान में फिर से जो है संशोधन किया जाता है। कौन सा संशोधन किया जाता है? 14वां संविधान 14वां संविधान संशोधन। एक मिनट मैं चेक कर लूँ दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। सही है, कैमरे में दिख रहा है, मुझे लगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये काफ़ी पतला चल रहा है ये कलर। ठीक, तो 14वां संविधान संशोधन किया जाता है, और कब किया जाता है? यह किया जाता है 1962 में। 1962 में। और इस संविधान संशोधन करके पांडिचेरी जो क्षेत्र था, ठीक, ये जो चारों क्षेत्र थे, माहे, यमन, कारिकल और पांडिचेरी, ध्यान रखिएगा कारिकल जो है, कारिकल को आपको किताबों में कहीं कहीं कराइकल भी मिलेगा। ठीक, तो कारिकल मिले या कराइकल मिले, दोनों सेम ही है। तो इन चारों क्षेत्रों को जो है क्या किया कि एक जो है पांडिचेरी नाम से जो है एक केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। केंद्र शासित प्रदेश जिसे जो यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं। ठीक, ये जो है पूर्ण राज्य नहीं होता, तो क्या हुआ, एक यूनियन टेरिटरी
का स्थापना किया गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि फ्रांसीसियों का उपनिवेश कहाँ कहाँ पर जो है स्थापित था। तो इन 4 क्षेत्रों में, माही, यमन, कारिकल और पांडिचेरी, इन 4 क्षेत्रों में जो है फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। अब देखिए, ये जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, ब्रिटेन के जाने के बाद जो है 1954 में, कब 1954 में जो है फ्रांसीसी भी जो है हमारा देश छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन क्या है कि अभी भी एक क्षेत्र है जहां पर जो है भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां पे उपनिवेश जो है वह स्थापित है। कौन सा? पुर्तगालियों का उपनिवेश। पुर्तगाली ऐसे लोग थे जो सबसे पहले आए। ब्रिटेन यूरोप के देशों की बात करें तो सबसे पहला अगर कोई आया था, सबसे पहले कोई आया था तो वो पुर्तगाली ही आए थे। 1498 में वास्को डी गामा ही है जो सबसे पहले भारत आता है, और ये वास्को डी गामा जो है एक पुर्तगाली है। फिर बाद में जो है ये अपनी टीम लेके आता है, और ये जाता कब है? सबसे लास्ट में। पुर्तगाली जो है आते सबसे पहले हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी बनता है कि कौन जो है सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। ठीक, तो अब जो है थोड़ा सा पुर्तगालियों के विषय में सुनिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि हमारे संविधान में जो है 12वां संविधान संशोधन करके गोवा और दमन दीव, इन 2 क्षेत्रों को जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वह घोषित किया गया था। किसको? जो है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो है हमारे संविधान में जो है 12वां संविधान संशोधन, ठीक, 12वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? ये किया गया 1962 में। ठीक, 1962 में। तो ये जो 12वां संविधान संशोधन किया गया, किसके लिए किया गया? गोवा, दमन और दीव के लिए। किसके लिए? गोवा के लिए, गोवा, दमन, दीव। ठीक, गोवा, दमन और दीव। गोवा, दमन और दीव के लिए जो है हमारे संविधान में जो है 12वां संविधान संशोधन किया गया। गोवा, दमन और दीव की बात करें तो ये क्या है कि ये पुर्तगाली उपनिवेश थे। किसके थे? पुर्तगालियों के उपनिवेश। पुर्तगाली उपनिवेश। क्या? देखिए, पुर्तगाली जो सबसे पहले जो है भारत में आए थे, लेकिन वो जाते सबसे लास्ट में हैं। तो अंग्रेज जब चले गए, उसके बावजूद जो है पुर्तगाली जो है गोवा, दमन और दीव को जो है अपना उपनिवेश जो है वह बना के रखे थे। तो क्या है कि भारत सरकार जो है यहाँ बात करता है पुर्तगालियों से और कहता है कि सभी जो लोग थे, सभी यूरोप जो थे या कहें हमारे जो देश है वो अब आज़ाद हो चुका है, तो कृपया करके आप क्या करिए कि हमारे देश को जो है आज़ाद करके आप भी चले जाइए। ब्रिटेन वाले भी चले गए, फ्रांसीसी भी आए थे, उन्होंने भी हमारे साथ समझौता किया और वो भी चले गए, और अब आप भी चले जाइए। लेकिन क्या है कि ये पुर्तगाली कहते हैं कि ये आपका क्षेत्र नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है। तो उनको समझाया गया कि भाई आपका क्षेत्र कैसे हो सकता है, आप ठहरे यूरोप